हेलो स्टूडेंट्स, जो हमारा रनिंग में टॉपिक चल रहा है, लर्निंग में जो थ्योरी चल रही है दैट इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। लास्ट क्लास तक हमने देखा था डी ऑर्बिटल किस तरह से स्प्लिट होता है और डी ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल के लिए किस तरह से स्प्लिट होता है, वो सब की हमने बात की थी। और हमने देखा था डी ब्लॉक यानी कि जो लिगेंड्स होता है डी ऑर्बिटल पर क्या करता है बेटा, एक रिपल्शन लगाता है। डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन और लिगेंड्स में रिपल्शन होता है, जिसकी वजह से डी ब्लॉक क्या हो जाता है, आपका स्प्लिट हो जाता है। इस स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स और वीक फील्ड लिगेंड्स का क्या रोल होता है, हम उसकी बात करेंगे बेटा। आज हम पढ़ेंगे SFL स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, नेक्स्ट इज वीक फील्ड लिगेंड्स। देखो एक चीज याद रखो, जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होगा वो लिगेंड्स डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन पर उतना ही ज़्यादा रिपल्शन फेस करेगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जितना ज़्यादा होगा वो मोर रिपल्शन फेस करेगा। क्या करेगा बेटा, वो मोर रिपल्शन लगाएगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो मोर रिपल्शन लगेगा, और जब जितना ज़्यादा रिपल्शन ज़्यादा होगा, रिपल्शन जितना ज़्यादा होगा उस पर स्प्लिटिंग उतनी ही बेटर होगी। यानी कि स्प्लिटिंग क्या होने वाली है, उतनी ही बेटर होगी, मोर स्प्लिटिंग होगी। मोर स्प्लिटिंग, मोर स्प्लिटिंग का मतलब है बेटा, ये जो आपका Eg और ये जो T2G है, Eg और ये जो आपका T2G है, उसमें गैप अच्छा खासा होगा। ये जो डेल्टा नॉट यानी कि जो डेल नॉट का मतलब है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ये जो एनर्जी का गैप होता है वो ज़्यादा होगा, और इनके बीच का गैप भी अच्छा खासा होगा। गैप, मोर गैप, यानी कि गैप क्या होगा बेटा, अच्छा खासा। बात समझ में आ रही है। तो वीक फील्ड लिगेंड क्या करेगा, अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो वीक ही रिपल्शन लगाएगा। वीक फील्ड लिगेंड तो इसका मतलब वीक रिपल्शन। जब वीक रिपल्शन लगेगा तो जो स्प्लिटिंग होगी वो क्या होगी बेटा, स्मॉलर स्प्लिटिंग होगी, पुअर स्प्लिटिंग होगी। और जब पुअर स्प्लिटिंग होगी तो इनके बीच का ये जो गैप होगा उसमें भी क्या आ जाएगा, कुछ ना कुछ डिक्रीजमेंट आ जाएगा। यानी कि ये जो इनके बीच का गैप होगा वो थोड़ा सा कम होगा। डेल नॉट, डेल नॉट का मतलब क्या है बेटा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, यानी कि Eg और T2G के एनर्जी का जो गैप होता है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल नॉट, और इनके बीच का जो गैप होगा वो क्या होगा, स्मॉलर होगा, स्मॉलर। यहाँ तक ये चीज आपको क्लियर होगी। सेकेंड थिंग की हम बात करें बेटा, ये जो हमारे मेटल्स होते हैं यानी कि जो सेंट्रल मेटल एटम होते हैं, उनकी जो ऑक्टेट होते हैं यानी कि उनका जो कन्फिग्यूरेशन होता है, यहाँ पर जो सेंट्रल मेटल एटम होंगे वो डी ब्लॉक के एलिमेंट होंगे। उनका कन्फिग्यूरेशन कहाँ से कहाँ तक होगा बेटा, D1 से लेके D10 तक होगा। D1 से लेके D10 तक होगा। आओ अब देखते हैं, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो तो इलेक्ट्रॉन को हम किस तरह से डी ऑर्बिटल में फिलअप करेंगे, और वीक फील्ड लिगेंड हो तो किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को हम वीक फील्ड लिगेंड्स के हिसाब से फिलअप करते हैं बेटा। बात समझ में आ रही है। यानी कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है तो इलेक्ट्रॉन को डी ऑर्बिटल में किस तरह से फिलअप करेंगे, और अगर वीक फील्ड लिगेंड हो तो इलेक्ट्रॉन को डी ऑर्बिटल में किस तरह से फिलअप करेंगे, उसकी बात करते हैं। देखो ये जो इलेक्ट्रॉन का फिलअप करना होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा, L+L रूल जो हमने क्लास 11th में पढ़ा था। यानी कि सबसे पहले हम उस सेल में, उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं जिसकी एनर्जी कम होती है। पहली कंडीशन बेटा, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले फिलअप कहाँ होते हैं, जिसकी एनर्जी कम होगी, जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिलअप करेंगे। तो आओ 1 बाई 1 इन सब में इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं। देखो भाई, आपको पहला इलेक्ट्रॉन अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड में भरोगे तो सबसे पहले यहाँ भरोगे, और वीक फील्ड में भरोगे तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉन आप यहीं भरोगे। बात समझ में आ रही है। क्योंकि देखो ऊपर वाला यानी कि जो Eg है उनके ऑर्बिटल्स की एनर्जी हाई है एज कम्पेयर टू T2G, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ फिलअप करने होते हैं बेटा, हमको इस T2G के डी ऑर्बिटल्स में फिलअप करने हैं। तो पहला इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ पर आ जाएगा, वीक फील्ड लिगेंड का यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि इन दोनों में कोई भी डिफरेंस आने वाला नहीं है। सेकंड ऑर्बिटल बेटा, इस सेकंड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा, इसमें सेकंड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा। थर्ड इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ पर आ जाएगा, थर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। यानी कि D1 से लेके D3 तक अगर हम जाएंगे तो कन्फिग्यूरेशन में कोई भी चेंज आने वाला नहीं। नो चेंज इन कन्फिग्यूरेशन, नो चेंज। यानी D1 से D3 में जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग में कोई भी चेंज आने वाला नहीं।
लेकिन जैसे ही फोर्थ इलेक्ट्रॉन आएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का मतलब क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन को पेयर अप कराना। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाएगा, लेकिन वीक फील्ड लिगेंड में इलेक्ट्रॉन पेयर अप नहीं होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आके फिलअप होगा। बात समझ में आ रही है? इलेक्ट्रॉन पेयर अप नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आके फिलअप होगा। तो आपको ये याद रखना बेटा, फोर्थ यानी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में इलेक्ट्रॉन पेयर अप होगा, लेकिन वीक फील्ड लिगेंड में इलेक्ट्रॉन पेयर अप नहीं होगा। फिफ्थ इलेक्ट्रॉन भरोगे तो एक बार ये पेयर अप होगा, यहाँ फिफ्थ इलेक्ट्रॉन इस तरह से फिलअप करोगे। बात समझ में आ गई? अब सिक्स इलेक्ट्रॉन की बात होगी तो आप सिक्स इलेक्ट्रॉन यहाँ फिलअप करोगे, वीक फील्ड लिगेंड में सिक्स इलेक्ट्रॉन आप यहाँ फिलअप करोगे। सेवंथ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग में यहाँ भरा जाएगा, इसमें सेवंथ इलेक्ट्रॉन यहाँ भरा जाएगा। अब एट्थ इलेक्ट्रॉन की बात आएगी, एट्थ इलेक्ट्रॉन इसमें यहाँ भरा जाएगा, वीक फील्ड लिगेंड में एट्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ भरा जाएगा। अब देखो भाई यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बेटा बराबर है, यानी कि D8 से लेकर अगर हम D10 तक जाएंगे, इसमें भी कोई भी चेंज आने वाला नहीं है। इनमें आप इलेक्ट्रॉन फिलअप कर रहे हो, कोई भी चेंज नहीं आएगा। जैसे ही हम नाइन्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ फिलअप करेंगे, स्ट्रॉन्ग में भी सॉरी वीक में भी यहाँ फिलअप करेंगे। स्ट्रॉन्ग में इलेक्ट्रॉन टेंथ में यहाँ फिलअप होगा, इसमें भी टेंथ इलेक्ट्रॉन यहाँ फिलअप होगा। बात समझ में आ रही है बेटा? तो यानी कि ये जो डिफरेंस देखने को मिलता है कन्फिग्रेशन का स्ट्रॉन्ग और वीक में, वो मिलता है D4 से लेके D7 तक। D4 से लेके D7 तक चेंज देखने को मिलेगा हमें, लेकिन D1 से D3 चले जाओ, इलेक्ट्रॉन्स की जो फिलिंग होती है वो सेम होती है बेटा। D8 से लेकर D10 तक चले जाओ, जो इलेक्ट्रॉन्स का जो फिलअप करने का फंडा होता है वो भी सेम होता है। चेंज देखने में किसमें मिलता है बेटा? D4 से लेकर D7 में आपको चेंज देखने को मिलता है। तो एक बार मेरे साथ देखो, आपको क्या करना है, आप सिंपल इलेक्ट्रॉन को फिलअप करना एक बार सीख सकते हैं बेटा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में किस तरह इलेक्ट्रॉन फिलअप करोगे? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट्थ, नाइन, टेंथ। दोबारा से करते हैं बेटा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पे आप किस तरह से इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हैं, ये सब चीज़ आपको करके देखना बेटा। और देखो 1 2 3 फिर पेयर अप बनाना है आपको, 4 5 6 7 8 9 10। अगर वीक फील्ड लिगेंड तो पेयर नहीं बनाओगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वीक के लिए दोबारा रिपीट करते हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से आप इलेक्ट्रॉन को फिलअप कर सकते हो। D1 से D3 जाओगे तो कोई चेंज नहीं आएगा वीक और स्ट्रॉन्ग में। D8 से D10 जाओगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन D4 से D7 जाओगे तो आपको चेंज देखने को मिलेगा। अब इन दोनों में जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है बेटा, यहाँ तक इसको मैं रफ कर दूं, आपको देखो यहाँ देखने को मिल रहा है, अब आपने देखा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या होती है बेटा? पेयरिंग होती है। पेयरिंग करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है दैट इज कॉल्ड पेयरिंग एनर्जी। आपने देखा बेटा इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग किसमें होती है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में। तो हम कह सकते हैं डेल नॉट इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी। आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है बेटा, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो जो आपका डेल नॉट होगा वो पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा होगा। व्हाट मीन्स ऑफ पेयरिंग एनर्जी? energy required to pairing of electron। इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कराने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होगी दैट इज कॉल्ड पेयरिंग एनर्जी। अगर देखो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होने में जितनी एनर्जी रिलीज हो रही है उससे कम पेयरिंग एनर्जी होगी, तभी तो पेयर अप हो पाएगा। बात समझ में आ रही है? सपोज दैट क्रिस्टल फील्ड यानी कि ये डी ऑर्बिटल के स्प्लिटिंग होने में 20 किलोजूल एनर्जी रिलीज हुई और इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप कराने में 10 किलोजूल एनर्जी का यूज होना है, तो इलेक्ट्रॉन्स का आसानी से पेयर अप हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कहने लगूं अगर पेयरिंग एनर्जी 30 किलोजूल हो, क्या इलेक्ट्रॉन्स का पेयर अप हो पाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो एनर्जी तो 20 किलोजूल रिलीज हो रही है भाई, और पेयरिंग कराने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो 30 किलोजूल चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रॉन्स का पेयर नहीं होता है। तो आपको याद रखना है डेल नॉट की वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर डेल नॉट की वैल्यू जो पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा होगी तभी तो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो पाएगी। लेकिन वीक फील्ड लिगेंड में क्या होता है बेटा? जस्ट अपोजिट होता है। इसके पास पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू डेल नॉट, इसलिए ये पेयरिंग कर ही नहीं पाता है, अपने आप तो पेयरिंग नहीं कर पाता है बेटा।
तो आपको सबसे मेन डिफरेंस इन दोनों में ये याद रखना है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में डेल नॉट इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी फॉर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, डेल नॉट इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी फॉर वीक फील्ड लिगेंड। ये चीज़ आपको बिल्कुल समझ में आ गई बेटा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। अब एक और चीज़ समझ लें आप, 2 पॉइंट और यहाँ यूज होते हैं बेटा। एक पॉइंट यूज होता है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या यूज होता है बेटा आपका? एक पॉइंट यूज होता है, एक होता है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, सेकंड पॉइंट यूज होता है आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम समझते हैं बेटा। ये आपके 2 पॉइंट यूज होते हैं, इनको समझते हैं, इन दोनों का मतलब क्या है। देखो, लो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का मतलब है बेटा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज हाई, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इज हाई, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर जिसमें ज़्यादा होगा दैट्स सो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का मतलब है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो? लो, यानी कि जहां नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर कम होता है दैट इज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। बात समझ में आ रही है? और आपको पता है बेटा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में ज़्यादा होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स या वीक फील्ड लिगेंड्स? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स में तो पेयरिंग हो जाती है, जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो बेटा आपके कम होते हैं। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा किस में होते हैं? आपके वीक फील्ड लिगेंड्स में, क्योंकि वो पेयरिंग नहीं कर पाते हैं। तो आपको याद रखना है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स किसके लिए होता है? फॉर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। और याद रखना बेटा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए होता है फॉर वीक फील्ड लिगेंड्स। बात समझ में आ गई होगी बेटा। लेकिन एक फंडा और याद रखना है, D1 to D3 हो और आपका D8 to D10 हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स और वीक फील्ड लिगेंड्स का जो इलेक्ट्रॉन्स का फिलअप होता है, जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इक्वल होते हैं बेटा। D1 से D3 तक चले जाओ आप, D8 से D10 तक चले जाओ आप, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं। इन सिचुएशन में ना ही आपका नो हाई स्पिन होगा, हाई स्पिन भी नहीं होगा, और ना ही लो स्पिन होगा। आपको याद रखना है, अगर आपको दे रहा है बेटा D1 से D3 तक दे रहा है, D8 से D10, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में D के D8 इलेक्ट्रॉन है बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर आपसे पूछे कौन सा स्पिन होगा, ना ही लो स्पिन होगा ना ही हाई स्पिन होगा, क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होंगे। लेकिन अगर आपसे D4 से D7 पूछता है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में डिफरेंस आता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स में यहाँ नंबर ऑफ पेयर इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड्स में यहाँ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। तो हम याद रख सकते हैं बेटा SFL के लिए क्या होगा? आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, और वीक फील्ड लिगेंड्स के लिए क्या होगा बेटा? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, हाई स्पिन। ये आपको याद रखना है। आई होप आपको ये चीज़ दोनों समझ में आ गई होंगी। कभी कभी आपसे डायरेक्ट पूछता है कौन सा लो स्पिन है कौन सा हाई स्पिन है, ये सब आपको देख के बताना है बेटा। सपोज दैट मुझसे ये पूछ सकता है बेटा, एक क्वेश्चन दे दिया FeCN का होल 6 नेगेटिव, इसमें पूछ रहा है ये लो स्पिन का होगा या हाई स्पिन का होगा। तो आपको सिंपल बता सकते हो बेटा Fe पर यहाँ 4e+2 आएगा और Fe पर 4e+2 आएगा, तो दैट इज 3d5 होगा या नहीं होगा? 3d5 है, D1 से D3 नहीं है, D8 से D10 नहीं है, तो यहाँ पर लो स्पिन और हाई स्पिन की तो बात होगी ही होगी। अब आपको देखना है बेटा CN क्या है हमारा? CN इज SFL। CN अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है तो पेयरिंग करेगा, और अगर पेयरिंग करेगा तो इट इज अ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। आपको ये सब चीज़ देखनी आनी चाहिए, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कब होगा और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कब होगा। जब सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के तब कंफ्यूजन निकालने से आपको पता पड़ेगा कौन सा आपका हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा और कौन सा आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। आई होप आपको ये चीज़ यहाँ तक पूरी समझ में आ गई। चलो एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आपको किस तरह से हम CFT की हेल्प से मैग्नेटिक बिहेवियर और उसकी ज्योमेट्री बता सकते हैं बेटा। सिंपल सी चीज़ है, कुछ नहीं है, एक चीज़ बता देता हूँ आपको। चलो इसी को देख लेते हैं बेटा, FeCN का होल 6 इसी को देख लेते हैं, बहुत सिंपल था। आपको पता है बेटा ऑक्सीडेशन नंबर क्या निकल के आएगा इसका? 2,
ऑक्टेशन नंबर ऑफ Fe कितना निकल के आएगा +2, और Fe+2 का आपका जो कन्फिग्यूरेशन होगा वो क्या होगा बेटा 3d5 4s0। बात समझ में आ रही है? अब अगर आप ये स्प्लिटिंग करोगे, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्लिप करना स्टार्ट करोगे तो बेटा आपको पता है बेटा यहाँ पर ये क्या होगा आपका क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में यही तो होता है बेटा, T2g तो नीचे होता है और Eg क्या होता है बेटा आपका ऊपर। उसके बाद आपका 4s आएगा, उसके बाद आपका 4p आएगा, उसके बाद आपका पूरा 4d आएगा। बात समझ में आ रही है आपको? अब आपको डी में कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप करने बेटा 6 डी में कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप करने आपको 5। आपको पता है Cn इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, तो 1 2 3 4 5 स्ट्रॉन्ग में तो पेयरिंग होगी बेटा। बात समझ में आ गई? अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई बेटा, इस तरह से आपने इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दिए। अब आपको कितने वेकेंट ऑर्बिटल रिक्वायर्ड होंगे, जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 6, उतने ही नंबर ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल रिक्वायर्ड होंगे। तो वेकेंट ऑर्बिटल कितने रिक्वायर्ड होने वाले बेटा यहाँ पर 6। कौन कौन से हो जाएंगे बेटा 1 2 3 4 5 6। सो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा बेटा, हाइब्रिडाइजेशन इज D2sp3। बात समझ में आ गई आपको? मैग्नेटिक नेचर क्या होगा, एम है मैग्नेटिक नेचर, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो इट इज अ पैरामैग्नेटिक। एक चीज और आपको नोट करके याद रखना बेटा, एक नोट में आपको शायद पहले भूल चुका हूँ, जो आपका पैरामैग्नेटिक होता है, पैरामैग्नेटिक सो कलरफुल नेचर। पैरामैग्नेटिक का जो नेचर होता है कि जो पैरामैग्नेटिक कंपाउंड होते हैं वो कलर्ड शो करते हैं बेटा। पैरामैग्नेटिक कंपाउंड क्या होते हैं बेटा, कलर शो करते हैं, लेकिन जो डायामैग्नेटिक कंपाउंड होते हैं वो आपके कलरलेस होते हैं। ये चीज़ आपको बिल्कुल याद रखनी है, डायमैग्नेटिक कंपाउंड्स आर कलरलेस। अगर आपसे पूछता है कोई भी कॉम्प्लेक्स दे दे ये कलरफुल है या फिर कलरलेस है, तो आप उसको देख के बताओगे। अगर पैरामैग्नेटिक नेचर होगा तो वो कलर्ड होगा, तो उसका मतलब पैरामैग्नेटिक नेचर है तो ये कंपाउंड आपका कलर्ड है। लेकिन डायमैग्नेटिक नेचर होगा तो वो कलरलेस होगा, उसका कोई कलर नहीं होगा। अगर आपसे वो मैग्नेटिक मोमेंट पूछता है तो रूट mu equal to root n+2 bm, where n is number of unpaired electron। यहाँ कितने unpaired electron बेटा only 1, so 1 + 2 bm equal to √3 bm। इस तरह से आप सब कुछ सॉल्व कर सकते हो। और पूछिए लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, तो आपको पता ही है बेटा D5 आ रहा है, तो दैट इज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अगर आपसे पूछने लगे ये इनर कॉम्प्लेक्स होगा या आउटर कॉम्प्लेक्स होगा, बताओ भाई। अगर D पहले आ जाता है, हाइब्रिडाइजेशन में D पहले आता है दैट इज इनर कॉम्प्लेक्स, और D2 बाद में आता है तो आउटर कॉम्प्लेक्स, तो इट इज अ इनर कॉम्प्लेक्स। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो बेटा। कभी कभी आपसे देखो ये तो बात होगी किसके लिए, जब आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, लेकिन जब आपका कोऑर्डिनेशन नंबर ये बात होगी कोऑर्डिनेशन नंबर जब आपका 6 हो, यानी कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो। लेकिन अब हम बात करेंगे जब आपका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो बेटा 4 हो, उसमें किस तरह से स्प्लिटिंग होती है उसकी बात करते हैं। हम बात करेंगे स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल इन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। इन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। बस आपको देखो डिफरेंस क्या याद रखना है मैं बता देता हूँ मैं। ऑक्टाहेड्रल में Eg ऊपर आता है, T2g नीचे आता है, लेकिन टेट्राहेड्रल में T2g ऊपर आएगा, Eg नीचे आएगा। ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ बेटा क्योंकि इतना हमारे पास टाइम नहीं बचता है, ना ही इतना सिलेबस में डीप में है। 1 2 3 4 तो बेटा ये क्या है आपके, ये आपके 3D ऑर्बिटल्स डिजनरेटेड। मैं आपको पहले बताया जैसे जैसे वेकेंट ऑर्बिटल यानी कि जैसे जैसे लीगेंड्स किसके पास आएंगे बेटा, जैसे जैसे लीगेंड्स में एटम्स के पास आते चलेंगे, सेंट्रल मेटल एटम के पास आते चलेंगे, वैसे वैसे इनकी जो एनर्जी इंक्रीज होगी। एक टाइम ऐसा आएगा जहां वो क्या बनाएंगे बेटा, एक स्फेरिकल फील्ड बनाएंगे। स्फेरिकल फील्ड में जितनी भी लीगेंड्स यानी कि जितनी भी डी ब्लॉक की एनर्जी होगी सभी ऑर्बिटल की इक्वल एनर्जी इंक्रीज होगी।
वो क्या बनाएंगे, एक स्फेरिकल फील्ड बनाएंगे। स्फेरिकल फील्ड बनाने का मतलब है सभी पर जो अब रिपल्शन लगेगा वो बराबर लगेगा, यानी कि जैसे जैसे लिगेंड आपके पास आते जा रहे हैं वैसे वैसे एनर्जी तो रिलीज होगी, वैसे वैसे क्या होगी बेटा, सॉरी, वैसे वैसे एनर्जी आपकी क्या होगी बेटा, उतना ही ज़्यादा रिपल्शन लगेगा, लेकिन इन चारों पर रिपल्शन इक्वल लगेगा। तो हम बात करते हैं डी ऑर्बिटल्स इन स्फेरिकल फील्ड। स्फेरिकल फील्ड में होंगे तभी ये भी होगा, लेकिन जैसे ही वो उसके पास जाएगा तो डी ऑर्बिटल यहाँ 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा। यहाँ पर T2G ऊपर आता है बेटा, EG यहाँ नीचे आता है। वही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, इट इज अ बेरिसेंटर, और आपको इनके बीच का एनर्जी गैप भी याद रखना बेटा। इसका एनर्जी गैप EG के लिए मैं बता चुका हूँ 0.6 डेल्टा होगा, वो माइनस आएगा, बेरिसेंटर से नीचे होगा तो वो माइनस लेते हैं बेटा, और बेरिसेंटर 2 पर होता है तो प्लस लेते हैं, क्या आएगा 0.4 डेल्टा। बस आपको ये चीज़ याद रखनी बेटा। इस तरह से ये आप इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिलअप करने का फंडा लगाओगे। देखो आपने पता है ऑक्टाहेड्रल में T2G आपको ऊपर लेना है, T2G नीचे लेना है, EG ऊपर लेना है। टेट्राहेड्रल में T2G को ऊपर लेना है, EG को नीचे लेना है। इलेक्ट्रॉन फिलअप करने का वही फंडा होगा, कन्फ्यूजन निकालने का सब कुछ वही फंडा है। आई होप आपको ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पूरी तरह से एक्सप्लेन हो गई होगी। बस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में यही कंडीशन है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है बेटा आपसे। बस आपको इनर कॉम्प्लेक्स, आउटर कॉम्प्लेक्स, ये सब चीज़ याद रखने की जरूरत है। आपको याद रखना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स के लिए डेल नॉट की वैल्यू पेरिंग एनर्जी ज़्यादा होती है, वीक फील्ड लिगेंड्स के लिए पेरिंग एनर्जी की वैल्यू हाई होती है डेल नॉट से। ये सारे पॉइंट्स आपको लर्न रखने हैं बेटा। आपका ये टॉपिक आज का खत्म हो चुका बेटा, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। बस आपका एक ही टॉपिक रह गया है वन अर्थ थ्योरी, वो हम आपको कल एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है।